जैसा कि हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि किंगमिंग को प्रिंसेस की सारी सच्चाई पता चल गई थी कि प्रिंसेस असल में क्वीन है और जो प्रिंसेस मरी थी वो इनका रचा रचाया षड्यंत्र था। इसलिए किंगमिंग बोया को सारी सच्चाई बताने के लिए जाने लगता है। अब आगे और अब वो ये बात बोया को बताने के लिए जाता है, लेकिन बोया इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रीस्ट के पास पहुंच चुका था क्योंकि उसे प्रीस्ट के ऊपर पूरा शक होता है। इसलिए प्रीस्ट बोया के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और खुद वहां से भाग जाता है। जब किंगमिंग बोया के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो बेहोश पड़ा हुआ है। इसलिए किंगमिंग अब बोया को उठाता है। अब दोनों महल के बाहर निकलते हैं जहां पर प्रीस्ट और प्रिंसेस को दोनों एक साथ देखते हैं। तो बोया ये देखकर उनसे पूछता है कि आपने क्वीन को बाईपास क्यों किया है। तभी किंगमिंग उसे बताता है कि ये प्रिंसेस नहीं है बल्कि क्वीन ही है और जिसे हम पर्दे के पीछे देखा करते थे वो रानी का स्टैचू था जिसे प्रीस्ट कंट्रोल कर रहा था। जहां बोया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। इसलिए किंगमिंग उसे सारी सच्चाई बता देता है और बताता है कि आज से 300 साल पहले जब स्नेक डीमन ने इंपीरियल सिटी पर अटैक किया था तो चारों मास्टर ने उस स्नेक से फाइट करके उसे हरा दिया था और उसकी सोल को प्रिंसेस के अंदर कैद कर दिया था, जिसके कारण प्रिंसेस इमोर्टल बन गई थी। इसलिए उनकी एज आज तक नहीं बढ़ी। लेकिन प्रिंसेस के अंदर स्नेक होने की वजह से वो कभी भी महल से बाहर नहीं जा सकी और महल के अंदर ही रह रहकर वो काफी ज्यादा उदास हो गई। लेकिन एक दिन महल में मास्टर आते हैं जिनकी वजह से उनका दिल बहल जाता है। लेकिन मास्टर हमेशा के लिए महल में नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें वहां से जाना पड़ता है। लेकिन मास्टर वहां से जाने से पहले प्रिंसेस को एक गार्जियन एंजल देते हैं जो बिल्कुल मास्टर जैसा ही दिख रहा होता है और वो गार्जियन एंजल कोई और नहीं बल्कि प्रीस्ट ही था। प्रिंसेस को लगता है कि प्रीस्ट ही वो मास्टर हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले प्रीस्ट ने प्रिंसेस से कहा कि मैं मरना नहीं चाहता क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इसलिए वो प्रिंसेस को उसे इमोर्टल बनाने के लिए कहता है। अब क्योंकि वो प्रीस्ट बिल्कुल मास्टर जैसा दिखता था और ये बात प्रिंसेस को पता नहीं थी कि वो गार्जियन एंजल है, इसलिए वो प्रीस्ट की बातें मान लेती है। लेकिन इसके लिए प्रिंसेस को अपनी बॉडी से उस स्नेक को निकालकर उस प्रीस्ट की बॉडी में कैद करना होगा। अब बोया और किंगमिंग को सारी सच्चाई पता चल जाती है, इसलिए वो प्रीस्ट को रोकने के लिए चले जाते हैं। इधर हम प्रीस्ट को देखते हैं जो टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करके उन्हें दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है। अब क्योंकि किंगमिंग की टेलीपोर्टेशन स्पेल भी काफी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए वो वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद वो उसी स्पेल का यूज करके बोया को भी वहां से निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जिसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा था क्योंकि उसकी बॉडी से वो स्नेक निकलने वाला था। जैसे ही वो सांप बाहर आता है तो किंगमिंग के मास्टर ने जो शॉट दी थी वो अपने आप बाहर आ जाती है और सांप को मारने के लिए चले जाती है। पर इधर हम प्रीस्ट को देखते हैं जो उस शॉट को रोक लेता है, जिसके बाद वो स्नेक प्रीस्ट की बॉडी के अंदर चले जाता है, जिससे अब प्रीस्ट इमोर्टल बन जाता है और देखते ही देखते वो बहुत बड़े डीमन स्नेक में बदल जाता है, जिसके बाद वो पूरी इंपीरियल सिटी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। डीमन स्नेक के आते ही सभी गार्जियन स्टैच्यू एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरी सिटी के अंदर एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाने लगते हैं ताकि वो स्नेक डीमन बाहर ना जा सके। लेकिन एक गार्जियन स्टैच्यू अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ था। वो इसलिए एक्टिवेट नहीं हुआ था क्योंकि प्रीस्ट ने रिचुअल के दौरान जानबूझकर उसके अंदर मैजिकल स्टोन नहीं डाला था। अब वो भयानक सा दिखने वाला डीमन स्नेक पूरी इंपीरियल सिटी को डिस्ट्रॉय करता हुआ वहां से बाहर निकलने लगता है, जबकि प्रिंसेस और प्रीस्ट उस स्नेक के ऊपर ही होते हैं। ये देखकर किंगमिंग अपनी तीनों गार्जियन स्पिरिट को वहां पर बुलाता है ताकि वो स्नेक को रोकने में उसकी हेल्प कर सके और उनमें से एक गार्जियन स्पिरिट वो था जिसे किंगमिंग ने बचाया था। अब वो गार्जियन स्पिरिट जिसे किंगमिंग ने बचाया था वो किंगमिंग के सामने एक प्रोटेक्टिव वॉल बना देता है, जबकि दो गार्जियन स्पिरिट डीमन स्नेक से फाइट करने लगते हैं। उनमें जबरदस्त फाइट होने लगती है। तभी प्रीस्ट देखता है कि वो लोग स्नेक डीमन के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, इसलिए प्रीस्ट खुद सामने आता है और एक गार्जियन स्पिरिट को मार देता है। ये देखकर किलिंग स्टोन उससे फाइट करने के लिए जाता है, लेकिन प्रीस्ट उसे भी मारकर नीचे फेंक देता है। इधर हम बोया को देखते हैं जो अपनी पावर से बर्ड स्टैच्यू को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इसी दौरान किंगमिंग वहां पर आता है और बोया को उठाने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो बर्ड स्टैच्यू एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन लेयर कंप्लीट हो जाती है। इधर बोया की सोल उस बर्ड स्टैच्यू में आ जाती है
और वो फौरन प्रीस्ट के पास जाकर उससे लड़ने लगता है। अब दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ हम किंगमिंग को देखते हैं जो टेलीपोर्टेशन के जरिए प्रिंसेस को उस समय में पहुंचा देता है जहां पर मास्टर मर रहे होते हैं, जहां पर मास्टर उसे सारी सच्चाई बता देते हैं कि वो मर चुके हैं। ये देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसे सच्चाई का पता चल चुका था। अब दोनों फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां पर बोया और प्रीस्ट एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। फिर किंगमिंग बोया को मास्टर की वो स्वॉर्ड देता है, लेकिन इससे पहले बोया प्रीस्ट को मारता प्रीस्ट ही बोया के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है। अब वो स्वॉर्ड प्रिंसेस उठा लेती है और प्रीस्ट से कहती है कि अगर तुमने ये सब कुछ बंद नहीं किया तो वो सुसाइड कर लेगी। प्रिंसेस अपने आप को मार डालती है। प्रिंसेस के मरते ही प्रीस्ट काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसे वाकई में प्रिंसेस से प्यार हो गया था। इस बात का फायदा उठाकर बोया प्रीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है जिससे प्रीस्ट के साथ साथ डीमन स्नेक भी मारा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिन्होंने अभी अभी अपना अपार्टमेंट चेंज किया है जिसमें हस्बैंड का नाम रॉब होता है, वाइफ का नाम गैल होता है, जो अपने शिफ्ट हुए सामान को सेट कर रहे होते हैं। तभी रॉब की नज़र वहाँ रखी हुई पुरानी फ्रिज पर पड़ती है जिसे देखकर वो इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि फ्रिज बड़ी ही यूनिक थी, क्योंकि उसने आज तक जिंदगी में ऐसी फ्रिज नहीं देखी थी क्योंकि उसमें मोटर ऊपर की तरफ होती है। इसलिए वो गैल से कहता है कि क्यों ना हम इस फ्रिज को रख ले, तो गैल भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद गैल रॉब को ड्रिंक के लिए ऑफर करती है। रॉब भी कहता है कि ड्रिंक, वो भी बिना आइस क्यूब के, इम्पॉसिबल, चलो मैं फ्रिज खोलकर आइस क्यूब लेकर आता हूँ। जिसके बाद वो फ्रिज खोलकर आइस क्यूब निकाल ले आता है और अब वो दोनों ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी उन्हें उस आइस क्यूब में कुछ नोटिस होता है। जब वो उसे बाहर निकाल कर देखते हैं तो उन्हें कुछ अच्छे से नजर नहीं आ रहा होता है, इसलिए गैल एक लेंस लेकर आती है और अब ये लोग लेंस की हेल्प से देखने लगते हैं तो उन्हें आइस क्यूब में एक नन्हा मेमथ दिखता है जो एक्चुअल में मरा हुआ होता है। असल में मेमथ हाथी के पूर्वज थे जो हाथियों से कई गुना आकार में बड़े हुआ करते थे। अब ये दोनों फ्रीजर को खोलते हैं और वहाँ के आइस क्यूब हटाते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर एक अलग ही मिस्टीरियस दुनिया होती है जहाँ पर ओल्ड सिविलाइजेशन वर्किंग है, जहाँ का टाइम बहुत ही स्पीड से गुजर रहा होता है। हमारी दुनिया का एक सेकंड और उस दुनिया में कई सालों गुजर रहे होते हैं। इसलिए ये दोनों काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल था और ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने था, इसलिए दोनों का इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ हम रॉब को देखते हैं जो उस मेमथ को अपने गमले में दफन कर देता है। उसे ऐसा करते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। अब ये दोबारा से फ्रीजर को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की दुनिया मिडिल एज में पहुँच जाती है जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही थी, जहाँ पर रॉब बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसने आइस एज को मिस कर दिया था। वहीं पर फ्रीजर के अंदर के दो इंसान रॉब और गैल को देखकर इनके बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम इन दोनों जायंट को डेली देखते हैं और वो दोनों इन्हें गॉड समझ रहे होते हैं। वहीं पर इनके देखते ही देखते फ्रीजर की दुनिया मॉडर्न एज में पहुंच जाती है, यानी कि हम जिस वक्त में जी रहे हैं उस एज में। वहाँ की सारी बिल्डिंग बड़े बड़े स्ट्रक्चर में बदल गई थी। रॉब और गैल ये सब कुछ देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रॉब कहता है कि अगर ये दुनिया हमारी दुनिया से रिलेट करती है तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मॉडर्न एज के बाद क्या होगा। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एक्चुअल में ये एक न्यूक्लियर वॉर था। इस झटके की वजह से रॉब का फेस झुलस जाता है और कुछ देर बाद जब वो फ्रीजर में देखते हैं तो फ्रीजर की पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। इसलिए ये दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। इसलिए गैल उस फ्रीजर का डोर बंद कर देती है। आगे वो दोनों पिज्जा ऑर्डर करके एंजॉय करते हैं। ऐसा करते हुए 1 घंटा बीत जाता है। अब रॉब फिर से उस फ्रिज को खोलकर देखना चाहता है कि वॉर रुका है या नहीं, इसलिए वो डरते डरते फ्रीजर को खोलते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वॉर एंड हो चुका था और दुनिया बहुत ही एडवांस हो गई थी, जहाँ पर फ्लाइंग कारें थी, फ्लाइंग प्लेन थे और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। ये सब कुछ देखकर दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद पूरा शहर एक ट्रायंगल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो ट्रायंगल पूरे शहर को अब्जॉर्व करने लगता है, जिसके बाद वहाँ से एक शानदार एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिससे शाइनिंग लाइट पूरे रूम में फैल जाती है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं।
जिसके बाद वो शाइनिंग लाइट फिर से एक साथ होकर फ्रीजर के अंदर चले जाती है और एकदम से फ्रीजर की दुनिया पूरी तरह से गायब हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। यहाँ पर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे क्या होगा और सैड होकर रॉब फ्रिज का प्लग निकाल देता है। अब वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं क्योंकि दोनों ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ देख लिया होता है। अगली सुबह ये दोनों फिर से फ्रीजर को ओपन करते हैं, जहां वो देखते हैं कि फिर से डायनासोर वाला एज स्टार्ट हो गया है, जहां छोटे छोटे एप्स हैं जो इंसानों के पूर्वज हैं। वो डायनासोर्स को मारकर उनका मीट खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दूसरा डायनासोर अटैक कर देता है। एक्चुअल में ये मूवी हमें ये सीख देती है कि कैसे मानवता की शुरुआत हुई थी और कैसे उनका विकास हुआ और कैसे उनका अंत हुआ। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।